अक्टूबर 2023 मैकडोनल्ड इसराइल की तरफ से एक पोस्ट की जाती है कि वो फ्री मील्स इसराइली सोल्जर्स को देने वाले हैं। एट द सेम टाइम जहां पर ये सोल्जर अपनी हैप्पी मील को एंजॉय कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ गजा में बच्चे मर रहे थे। गजा को पानी, बिजली, खाना, हर एक तरह की सहूलत से दूर रखा गया था। साथ ही गजा पर मुसलसल बमबारी हो रही थी। मैकडोनल्ड की छोटी सी गलती एक बड़ी मूवमेंट यानी कि बाइकआउट मूवमेंट को जन्म देती है। सोशल मीडिया पर ग्लोबली प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और हर तरफ से बैकलैशेस देखने को मिलते हैं। You know what that tastes like? Like a company that doesn't support genocide. कंपनीज को भारी नुकसान होने लगता है, स्पेशली मैक के बर्गर्स को। स्टॉक प्राइसेस 4% से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। $7 बिलियन का तकरीबन लॉस होता है। इस पूरे मामले में खुद को बचाने के लिए मैकडोनल्ड की लोकल फ्रेंचाइजेस अनाउंस करती हैं कि उनका इसराइल से कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कंपनी लोगों को मैक के बर्गर खरीदने पर कन्विंस नहीं कर सकी। इसके बाद जनवरी 2025, तकरीबन 2 साल के वार के बाद, गजा में सीज फायर अनाउंस की जाती है। अब बाइकआउट को थोड़ा टाइम मिल गया था, लेकिन अचानक से फिर इसराइल सीज फायर को तोड़ देता है। अब लास्ट टाइम मैकडोनल्ड्स को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, लेकिन इस बार टारगेट स्विच होकर KFC की तरफ आ जाता है। लेकिन इस मर्तबा वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक 45 साल आसिफ नवाज, जो कि लोकल KFC के किचन में काम कर रहे थे, गोली लगने से जान से जाते हैं। इस दफा के बाइकआउट्स में लोग जाके इन कंपनी की प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं ताकि उसको वेस्ट कर सकें। यहाँ से ये बाइकआउट एक अलग ही रूप ले चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बिलाल कहते हैं और आज की वीडियो में बाइकआउट की पूरी सिचुएशन को समझने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है इसराइल को या फिर नहीं। और साथ में ये भी, और अगर बाइकआउट करना है तो सोशल मीडिया या गूगल या फिर दूसरी जो आम सहूलियत जो हमें मिली हुई है इसराइल की तरफ से, उन सब को क्यों बाइकआउट नहीं करते। कराची में डिफेंस की एक ब्रांच को नजर आती है। किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। आखिर बॉयकॉट मूवमेंट है क्या या फिर BDS क्या है। BDS का मतलब है बॉयकॉट डाइवर्समेंट सैंक्शंस। ये एक फलस्तीनी मूवमेंट है जो कि 2005 में शुरू हुई। वो कहते हैं BDS के थ्रू वो लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं 3 बेसिक राइट्स के ऊपर। पहला, ऑक्यूपेशंस को खत्म करना। दूसरा, फलस्तीनी रेफ्यूजीज को वापस लाना। और तीसरा, अपार्टाइड को खत्म करना। अब BDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट मिल जाएगी कि किन कंपनीज को बाइकआउट करना है। ये सभी वो कंपनीज हैं जो किसी न किसी हद तक इसराइल की वार में मदद कर रही हैं। अब इससे एक सवाल ये भी उठता है कि कभी हिस्ट्री में ऐसी बाइकआउट मूवमेंट चली है जिससे हमें फायदा पहुंचा हो। 1995 से 1996 तक USA में मॉन्टगमरी बस बाइकआउट हुआ था। दरअसल एक रोजा पार्क्स नामी अफ्रीकन अमेरिकन खातून ने अपनी सीट व्हाइट मैन को देने से मना कर दिया था और इस पर इन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने मॉन्टगमरी बसेस का बाइकआउट अनाउंस कर दिया। और इस बात का फायदा भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया और अनाउंस भी कर दिया कि किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन को बस में कहीं भी बैठने से मना नहीं किया जाएगा और ना ही उनको उनकी सीट पर से उठने को मजबूर किया जाएगा और ना ही कोई पुलिस वाला उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। ऐसा कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद 1930 इंडिया में भी सॉल्ट सत्याग्रह बाइकआउट हुआ था। इसमें यह हुआ था कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के खिलाफ और लोगों ने ब्रिटिश कपड़े, सॉल्ट वगैरह को बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। इससे ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग चुका था और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दुनिया भर में सपोर्ट मिल रही थी। उसके बाद 1950 से 1990 तक नस्ल परस्ती के खिलाफ बाइकआउट्स हुए थे। साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में बाइकआउट हुआ था, गुड्स पर, स्पोर्ट्स पर और कल्चर पर। इससे साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी पे भी कोई सैंक्शन लगे और 1994 में नस्ल परस्ती को खत्म
ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद फिर अब हमारे सामने BDS मूवमेंट, जहाँ पर अब इसराइली प्रोडक्ट या फिर वो कंपनीज जो इसराइल को फंड कर रही हैं उन सबको बाइकआउट किया जा रहा है। बाइकआउट करके न कि सिर्फ इस सिविल ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ लोगों को हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। अगर बात करें कि इन कंपनीज को बाइकआउट से कितना नुकसान पहुंचा है, तो बाई नवंबर 2024 में स्टारबक्स ने 6% ड्रॉप देखा है अपने इंटरनेशनल सेल्स में। स्टॉक प्राइस 9% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, जिससे 11 बिलियन का लॉस हो चुका है। जॉर्डन और मलेशिया में भी स्टोर्स पूरी तरह बंद कर चुके हैं। 2000 के करीब वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ तक के बाइकआउट की वजह से कंपनी के CEO को भी निकालना पड़ा। BDS के मूवमेंट के टाइम पर एक ऐप को भी लॉन्च किया गया, जिसके 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इस ऐप के जरिए उन सभी ब्रांड्स को आप पहचान सकते हैं जिनको बाइकआउट किया जा रहा है। इंटेल की अगर बात की जाए तो जून 2024 बॉयकॉट की वजह से इसराइल में अपनी बनने वाली फैक्ट्री, जो कि 25 बिलियन की बन रही थी, उसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। जून 2024 में नॉर्वे के सबसे बड़े प्राइवेट पेंशन फंड KLP ने कैटरपिलर कंपनी से $69 मिलियन के स्टॉक एंड बॉन्ड पर डाइवोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बिल्डोजर प्रोवाइड कर रही थी वेस्ट बैंक और गाजा में फलस्तीनी घरों को डेमोलिश करने के लिए। अभी तक हमने BDS मूवमेंट से होने वाले ऊपर के लॉस की बात की, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज का हुआ है। अब 2015 के रैंड कॉर्पोरेशन कंपनी एस्टीमेट बताती है कि सक्सेसफुल BDS कैंपेन 10 साल के अंदर 47 बिलियंस का लॉस दे सकती है इसराइल को। अब 2014 गाजा कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो उस वक्त BDS की वजह से इसराइल की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% तक गिर चुकी थी। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है BDS की एफर्ट्स की वजह से। लेकिन इन सब से इसराइल में वार तो कभी खत्म नहीं हुआ, वार तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये सारा नुकसान जो इसराइल को हो रहा है वो US की फंडिंग से अच्छे से कवर हो जाता है। अब इसराइल को ओवरऑल 3 मेन सोर्सेज से पैसे मिलते हैं। पहले US गवर्नमेंट का ऑफिशियल मिलिट्री एड, जो कि हर साल $3.8 बिलियन तक जाता है। मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड, तुर्की इसराइल के साथ तकरीबन सालाना $9 बिलियन का ट्रेड करता है। UAE अब्राहम अकॉर्ड के बाद तकरीबन $2.5 बिलियन का ट्रेड करता है। सऊदी अरेबिया डायरेक्टली नहीं तो थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रेड कर ही रहा है। इनके बाद सबसे छोटा सोर्स जो आता है वो है कॉर्पोरेशन, जिसमें मैकडोनल्ड, KFC वगैरह। इन कंपनीज की तरफ से एक्चुअली में टैक्स जाता है, जो कि $7.725 मिलियन का सालाना हो सकता है। अब ये तो डायरेक्ट कॉर्पोरेशन की बात होगी जो कि टैक्स के थ्रू इसराइल की मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन फ्रेंचाइजीज की जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ से कैसे इसराइल को फायदा पहुंचा रही हैं। अब KFC का गेम मॉडल लेते हैं। KFC की फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान में ऐसे काम करती हैं कि पाकिस्तानी ओनर्स होते हैं, वो सिर्फ ब्रांड का नाम यूज करते हैं, लेकिन ब्रांड के नाम के लिए ये KFC के पेरेंट कंपनी को 4 to 5% रॉयल्टी देते हैं, यानी कि अपने रेवेन्यू का 4 to 5% इस पेरेंट कंपनी को देते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी फ्रेंचाइज को मंथली रेवेन्यू 2.7 मिलियन का मिलता है, तो उसमें से 5% पेरेंट कंपनी को देगा, यानी कि $1,35,000 पर मंथ वो दे रहा है। अब अगेन इस पैसे को अगर कंपेयर किया जाए इसराइल के दूसरे सोर्सेज के साथ, जैसे कि US एड हो गया या ट्रेड्स हो गए या फिर टेक के जरिए इसराइल पैसे कमा रहा है, ये अमाउंट उसके साथ कंपेयर की जाए तो बहुत कम है। 0.2% या 0.1 भी नहीं बन रहा। तो कैसे BDS की मूवमेंट काम कर रही है और कैसे फायदा पहुंच रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हमें बाइकआउट का मतलब आज तक समझ ही नहीं आया। हमें लगता है कि हम इसराइल को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बाइकआउट का मतलब अवेयरनेस फैलाना। अगर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है, तो जब जब ये ब्रांड या प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे तो लोगों के जहन में बार बार इनजस्टिस या फिर वो जेनोसाइड आएगा जो दुनिया के एक कोने में हो रहा है। हमें पता है कि इसराइल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर उसकी मिलिट्री को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो आज भी वॉर कर रहा है और उस तक फंड्स पहुंच रहे हैं। ये कोई 0.1 या 0.2% नुकसान पहुंचाता है, जो कि US की एड से रिकवर हो जाता है आसानी से। लेकिन बाइकआउट बड़ी कॉरपोरेशंस पे प्रेशर डालती है और बड़ी कॉरपोरेशंस इसराइल जैसी कंट्रीज को प्रेशराइज करती है, और ग्लोबली भी सभी पर प्रेशर बना रहता है कि एक जगह पर इनजस्टिस हो रहा है। तो बाइकआउट का मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस लाना
बुलाना नहीं है बल्कि प्रेशराइज कराना है। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ जाता है, यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि हर एक चीज को बाइकआउट करो। अगर बाइकआउट करना ही है तो जूश अमेरिकन या इसराइल के सारे प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो और दुनिया से आइसोलेट होकर रह जाओ। लेकिन अगेन बाइकआउट का ये मतलब नहीं है कि हर चीज को बाइकआउट करके इकोनॉमिक क्राइसिस लाया जाए। बाइकआउट सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज या उन्हीं प्रोडक्ट पे किया जाता है जो रिप्लेसेबल होती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बाइकआउट करो, पर सोशल मीडिया के बगैर गुजारा नहीं। हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर हम सोशल मीडिया को, गूगल को बाइकआउट करेंगे तो हम अपने प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? ग्लोबली लोगों तक ये जो इनजस्टिस हो रहा है उनकी अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी? जैसे कि KFC के मील्स, मैकडोनल्ड के मील्स या फिर पेप्सी, अब इनकी जगह लोकल ब्रांड्स के भी खाना खा सकते हो। आपको मैदे का असर नहीं हो जाएगा अगर आप KFC नहीं खाओगे तो। उन चीज़ों का बाइकआउट करो जो कि हमारे हाथ में है, जिसके बगैर हम गुजारा कर सकते हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं ताकि प्रेशर बना रहे। और यहीं से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी 2025 में KFC के फ्रेंचाइजीज के साथ हुआ वो सब गलत था। वो बाइकआउट या BDS की मूवमेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये वायलेंस था जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसके पीछे कोई सियासी रुख था या लोगों ने इमोशनली रिएक्ट किया था, ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है वो है ये वर्कर्स जो इन फ्रेंचाइजीज में काम करती हैं, उनका क्या होगा? वो लोग जो KFC, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज में काम कर रहे हैं, उनको काम कौन देगा? पाकिस्तान में तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेकिन इन रियलिटी इन वर्कर्स की जॉब जा भी रही है और दूसरी तरफ इन वर्कर्स के लिए जॉब आ भी रही है, अगर ये बाइकआउट सही तरह से किया जाए तो। अब अगर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनको नुकसान होगा तो लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और जब पाकिस्तानी ब्रांड्स को फ़ायदा होगा तो वो अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजीज और आउटलेट्स खोलेंगे। जितनी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज वो खोलेंगे उतने ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो वर्कर KFC के लिए काम कर रहा था वो पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए काम कर सकता है अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स के बिजनेसेस को बूस्ट मिलता है तो। क्योंकि इस टाइम पे लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को बाइकआउट कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे ब्रांड भी तलाश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर बहुत बड़ा चांस है कि किसी छोटे बिजनेस को अच्छा बूस्ट मिल जाएगा अगर उसकी प्रोडक्ट और क्वालिटी अच्छी हो तो। याद रखें कि बाइकआउट का मतलब किसी एक कंट्री को क्राइसिस तक पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रेशर बनाए रखना है। किसी एक कंट्री के तमाम प्रोडक्ट को बाइकआउट करके हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट जो रिप्लेसेबल है उनको बाइकआउट करना है। बाइकआउट का मतलब किसी एक ब्रांड को बाइकआउट करके छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में उसको रिप्लेस करके दूसरे ब्रांड्स को अहमियत देनी है, दूसरे ब्रांड्स को सपोर्ट करना है। तो ओवरऑल ये बाइकआउट इसराइल को इतना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना कि उसके मिलिट्री को, बट प्रेशर जरूर बनाए रखेगा। ग्लोबली लोग ऑनलाइन या फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बाइकआउट ही क्यों ना हो। वो गजा की वॉर को लेकर अवेयरनेस फैला रहा है और यही मेन मकसद है बाइकआउट का। ये धमकियां वगैरह देना, लोगों को फोर्स करना या फ्रेंचाइजीज को जलाना, ये वायलेंस है। वायलेंस BDS या किसी भी बाइकआउट मूवमेंट का मोटिव नहीं रहा है, बल्कि हम तो वायलेंस के खिलाफ और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कहां से और क्यों इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते उठाते हम वायलेंस तक आ चुके हैं। फिर अब तक के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और आपके जहन में जितने भी सवाल हुए इस बाइकआउट को लेकर या फिर इन कंपनीज को लेकर, इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और वो लोग जो कि बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया को बैन करो, सब कुछ बाइकआउट करो, उनको जवाब देने के लिए भी आपके पास एक स्टेटमेंट तैयार हो चुकी होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ आपने बाइकआउट के हवाले से एक्सपीरियंस किया है अब तक, किस किस तरह की रिबेट आपने एक्सपीरियंस की है और किस कंपनी को बाइकआउट किया है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।